सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पाणमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयं जीवस्सपरुवणं ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए, गुणस्थानों का वर्णन हम पढ़ रहे थे और गुणस्थानों में पहले दो गुणस्थानों को हम सभी ने विस्तार से देख लिया है। जो पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है, वह मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। और जो दूसरा गुणस्थान है, वह दूसरा गुणस्थान सम्यक्त्व में से, सम्यक्त्व के काल में से जब अनंतानुबंधी का उदय आता है, सम्यक्त्व के काल में से उत्कृष्ट से 6 और जघन्य से 1 समय इतना काल शेष रहे, तो उसमें से जीव जो है वह दूसरे गुणस्थान में आता है अनंतानुबंधी के उदय से। कुछ नियम है, कुछ नियम प्रथम गुणस्थान से संबंधित वो कल हमने देखे, और द्वितीय गुणस्थान से संबंधित वह भी कल हम लोगों ने समझे थे। जो सम्यक तो है, तो वह सम्यक तो भी कितने प्रकार का होता है, तो औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक तीनों सम्यक्तों को कल हमने समझा था, और तीनों सम्यक्तों से संबंधित नियमों को भी हमने समझा था। आइए अब चलते हैं तीसरे गुणस्थान की ओर, जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। उसको मिश्र गुणस्थान भी कहते हैं। देखिएगा गाथा नंबर 21 आपके ग्रंथ में निकालिएगा। सम्मामिच्छुदयेनय, सम्मामिच्छुदयेनय जत्तंतर सौवघातिक जेन, जत्तंतर सौवघातिक जेन नय सम्मम् इच्छम्पिय, नय सम्मम् इच्छम्पिय सम्मिश्रोहोदि परिणामो, सम्मिश्रोहोदि परिणामो। एक साथ बोलेंगे सभी जन। सम्मामिच्छुदयेनय जत्तंतर सौवघातिक जेन नय सम्मम् इच्छम्पिय सम्मिश्रोहोदि परिणामो। क्या कह रहे देखो, तीसरे गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व, तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व मतलब क्या? जहां पे सम्यक्त्व भी पाया जाता है, मिथ्यात्व भी पाया जाता है। मिश्र मतलब क्या? जहां पर मिले जुले परिणाम हो, मिश्र परिणाम हो, मतलब सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूपी दोनों परिणाम हो, वो सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। क्या कह रहे हैं? सम्मामिच्छुदयेनय,
सम्मामिच्छुदयेनय। अब यहाँ पर सम्मा मतलब सम्मम मतलब सम्यक्त्व, सम्यक्त्व, और मिच्छु मतलब मिथ्यात्व, उदयेन मतलब उदय से। सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों के उदय से, जो कि कैसी है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, जत्यंतर सौघातिकज्जेन, जो कि जात्यंतर है और सर्वघाती, सर्वघाती जो है। देखो, सम्यक मिथ्यात्व जो प्रकृति होती है, यह सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति मतलब सर्वघाती है, ठीक है ना। लेकिन सर्वघाती होते हुए भी यह उदय की अपेक्षा से देशघाती रूप होती है, ठीक है। अब क्या कह रहे देखो, पहले तो ये समझे सर्वघाती और देशघाती क्या है। यहां पर देखिए, आपको स्क्रीन पर दिया है। सर्वघाती अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को पूर्ण रूप से घातने का जिसका स्वभाव है, वह सर्वघाती कर्म है। ध्यान से, अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को, जो जीव का गुण है, उस गुण को जो पूर्ण रूप से घातती है, उसका नाम है सर्वघाती। जैसे केवल ज्ञानावरण, अभी हमको केवल ज्ञान हुआ क्या प्रकट? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति का हमारा उदय चल रहा है। मति ज्ञान है क्या? बिल्कुल है। मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान भी पूर्ण नहीं है। मति ज्ञानावरण देशघाती कर्मों का हमारा उदय चल रहा है। कौन से? जिस जिस विषय को हम जानते हैं, उस विषय से संबंधित मति ज्ञान का, देशघाती का हमारा उदय चल रहा है, ठीक है। तो जो देशघाती होती है, उस देशघाती कर्म प्रकृति के, उस देशघाती कर्म प्रकृति के जो परमाणु है, वो दोनों प्रकार के होते हैं, देशघाती भी सर्वघाती भी। लेकिन जो सर्वघाती होते हैं, उनके जो परमाणु है वो मात्र सर्वघाती ही होते हैं। अब सम्यक मिथ्यात्व ये सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। अब जात्यंतर सर्वघाती क्यों कहा? देखो, सर्वघाती प्रकृति के उदय से जीव के विवक्षित गुण का पूर्ण घात होता है, विवक्षित गुण का अंश भी प्रकट नहीं हो पाता है। परंतु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने पर जीव के श्रद्धान का पूर्ण घात नहीं होकर विलक्षण घात होता है। इसके उदय में सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों के मिश्र रूप परिणाम पाए जाते हैं। इसलिए इसे जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति कहा। अपनी सर्वघाती रूप जाति से विलक्षण जात्यंतर कार्य करने से इसे जात्यंतर प्रकृति कहा। जात्यंतर अर्थात जुदी, एक ही जाति के भेद वाली, जो सर्वघाती कार्य रूप सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व प्रकृति के उदयवत केवल मिथ्यात्व परिणाम नहीं होते, तो मिथ्यात्व परिणाम भी नहीं होते, और सम्यक प्रकृति के उदयभूत केवल सम्यक परिणाम भी नहीं होते। उस कारण से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का कार्यभूत जुदी ही जाति रूप सम्यक मिथ्यात्व परिणाम मिलाया हुआ मिश्र भाव होता है, ऐसा जानना चाहिए। देखो, जब मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है, तो जीव के परिणाम एकदम मिथ्यात्व रूप हो जाते हैं। जब सम्यक्त्व का उदय होता है, तो जीव का सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से परिणाम केवल सम्यक्त्व रूप ही होते हैं। अब सम्यक मिथ्यात्व है, तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय से परिणाम ना तो केवल सम्यक्त्व रूप है, ना ही मिथ्यात्व रूप है, बल्कि कैसे है? सम्यक मिथ्यात्व रूप है। ऐसा कहा जाता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय की अपेक्षा देशघाती होती है, इसलिए इसको जात्यंतर कहा जाता है।
जो सर्वघाती होते हैं ना, वो सर्वघाती अंश भी प्रकट नहीं होने देते। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व ऐसी प्रकृति है जहां पर सम्यक्त्व का भी और मिथ्यात्व का भी लेश पाया जा रहा है। दोनों भी है, दोनों भी है। इस तरह से हमको समझना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सर्वघाती जो है वो देशघाती जो है, दोनों प्रकृतियों को हमें समझना है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को सर्वथा घातने का कार्य दूसरी सर्वघाती प्रकृतियों से विलक्षण जाति का है, उस जात्यंतर सर्वघाती मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम होकर मिश्र रूप परिणाम होता है, उसको तीसरा मिश्र गुणस्थान कहते हैं। देखो, अब यहाँ पर गाथा क्या कह रही है, सम्माम्य मिच्छु उदयेन, सम्यक्त और मिथ्यात्व के उदय से, जत्यंतर सर्वघाती कज्जेन, जो सर्वघाती जात्यंतर प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व उसके कार्य से या उसके उदय होने से न सम्मम, ना सम्यक्त रूप परिणाम हो पा रहे पूर्ण रूप से, ना मिच्छम्पीय और ना ही मिथ्यात्व रूप ही हो पा रहे हैं। इस कारण से इस गुणस्थान का नाम सम्मिश्रो, मिश्र से सहित ऐसा है होदी परिणामों, और यहाँ के परिणाम भी सम्मिश्रो होदी परिणामों, यहाँ के परिणाम भी सम्मिश्र हैं, ना तो सम्यक्त रूप है ना मिथ्यात्व रूप है। क्या कह रहे फिर से देखो, सम्यक मिथ्यात्व, तो सम्यक और मिथ्यात्व के उदय से, जो कि जात्यंतर सर्वघाती सम्यक प्रकृति के कज्जेन, इसके उदय से, ना सम्मम, ना सम्यक्त रूप परिणाम है, न यह मिच्छम्पीय, ना मिथ्यात्व रूप परिणाम है, बल्कि कैसे परिणाम है, मिश्र है। मतलब दही और गुड़ को मिला दिया, कैसा है, गुड़ के समान मीठा भी नहीं है, दही के समान खट्टा भी नहीं है, कैसा है, खट मिठा परिणाम है। ना तो हम इसको खट्टा कहेंगे ना ही हम इसको मीठा कहेंगे, क्या कहेंगे, खट मिठे परिणाम है। तो खट मिट्टे परिणाम जहां पर हो, तो सम्यक्त्व के उदय से ना सम्यक्त्व रूप है, मिथ्यात्व के उदय से ना मिथ्यात्व रूप है, दोनों का उदय चल रहा है, तो परिणाम मिश्र रूप है। ऐसे स्थान को, ऐसे परिणाम जहां पर होते हैं उसको तीसरा मिश्र गुणस्थान कहते हैं। जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को सर्वथा घातने का कार्य दूसरी सर्वघाती प्रकृतियों के विलक्षण जाति का है, उसे जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम होकर जो मिश्र रूप परिणाम होता है उसको मिश्र गुणस्थान कहते हैं। देखिएगा, कर्म जो होता है, कर्म का अपना फल देने का एक अनुभाग होता है, अनुभाग शक्ति होती है। अब हम क्या समझ रहे थे, केवल ज्ञानावरण जो कर्म प्रकृति है सर्वघाती है, उसका उदय जब जब रहता है तब तब केवल ज्ञान का अंश भी हमारा प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सर्वघाती है। मति ज्ञानावरण कैसी है, वह देशघाती है। और हमने ये समझा जो जो देशघाती कर्म प्रकृति है वह देशघाती तो है, साथ में सर्वघाती भी है। कैसे ऐसा कह रहे, देखो, जिस भाषा को हम जानते हैं, मान लो हिंदी भाषा को हम जानते हैं, तो मति ज्ञानावरण हिंदी भाषा का जो है उसका हमारा अनुदय चल रहा है। लेकिन तमिल भाषा हमें नहीं आती है, तो तमिल भाषा से संबंधित सर्वघाती मति ज्ञान का हमारा उदय है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों का। इसलिए उनका एक देश ज्ञान भी हमको नहीं है, तो उनका सर्वघाती का उदय चल रहा है। और जो भाषा हम जान रहे हिंदी, उसके देशघाती का उदय चल रहा है। अच्छा, अभी भी देशघाती क्यों कर दिया इसको, ऐसा कहते थे ना कि सब कुछ जान रहे हैं, नहीं, हिंदी भी सारी की सारी हमको नहीं आती है।
हिंदी की भी बहुत सारी बातें हमको पता ही नहीं है, इसलिए देशघाती का ही उसका उदय है। और देशघात ही हिंदी हमको आती है, मतलब हिंदी जो हमको आ रही है वो एक देशी आती है, पूर्ण देश नहीं आती है। इस कारण से इसके सर्वघाती का अनुदय हम नहीं मान सकते। एक देश रूप ही घातने का स्वभाव है, तो देश घाती का ही उदय हम मानेंगे। सर्वघाती जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, वह तो सम्यक तो सर्वघाती प्रकृति होने के बाद भी वहां सम्यक्त्व का भी अंश प्रकट है, मिथ्यात्व का भी अंश प्रकट है। भाई जहां पर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा है, ऐसे गुणस्थान में मिथ्यात्व ही रहेगा। वहां सम्यक तो थोड़ी हो सकता है, वहां मिथ्यात्व ही रहेगा। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व के उदय से सम्यक तो रह रहा है। भाई जब मिथ्यात्व का उदय है तो सिर्फ मिथ्यात्व रहे, सम्यक तो कहां से आ रहा है? हाँ, सम्यक तो भी रहेगा। ठीक है, ये मान लेते सम्यक तो का उदय है, तो फिर मिथ्यात्व क्यों? हाँ, मिथ्यात्व भी रहेगा। बल्कि देखा ऐसा जाता है, चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व का उदय है तो मिथ्यात्व का अंश भी वहां नहीं है, और पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है तो सम्यक्त्व का अंश भी वहां पर नहीं है। लेकिन तीसरा गुणस्थान ऐसा है जहां पर सम्यक्त्व का उदय है फिर भी मिथ्यात्व भी है, और मिथ्यात्व का उदय है फिर भी सम्यक्त्व भी है। तो ना तो पूर्ण रूप से सम्यक्त्व है, ना ही पूर्ण रूप से मिथ्यात्व है, बल्कि दोनों के मिश्र रूप परिणाम पाए जाते हैं। इसलिए इसे जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति कहा जाता है। अपनी सर्वघाती रूप जाति से विलक्षण जात्यंतर कार्य करने से इसे जात्यंतर प्रकृति कहा जाता है। ठीक है ना? तो जात्यंतर मतलब क्या है? जुदी स्वभाव वाली, एक अलग ही स्वभाव है, एक विलक्षण स्वभाव है। इस कारण से इस प्रकृति को, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को जात्यंतर कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्या कहा जाता है? जात्यंतर कहा जाता है। किसको? सम्यक मिथ्यात्व को। किसको कहा जाता है? सम्यक मिथ्यात्व को क्या कहा जाता है? जात्यंतर। जात्यंतर प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक गाथा अभी हमने समझी, अभी और एक गाथा इसका उदाहरण देंगे, फिर हम तीसरे गुणस्थान को और विस्तार से समझेंगे। ठीक है, 22 नंबर की गाथा देखिए, आपके स्क्रीन पर है 22 नंबर की गाथा। और यदि आपके पास ग्रंथ है तो ग्रंथ में देख के बोलिएगा। ठीक है। दही गुड़मिव वामि सम, दही गुड़मिव वामिं सम, उह भावं नेव कारिदुं सक्कम्, उह भावं नेव कारिदुं सक्कम्, एवं मिस्य भावो, एवं मिस्सय भावो, सम्मामिच्छोत्तिनादौ, सम्मामिच्छोत्तिनादौ। हाँ, एक साथ बोलेंगे। दहि गुड़मिव वामिंसं पुह भावम्णेव कारिदुं सक्कम्, एवं मिस्सय भावो सम्मामिच्छोत्तिनादौ, सम्मामिच्छोत्तिनादौ। क्या कह रहे देखो, दही गुड़म इव, दही गुड़म इव वामिंसम, वामिंसम, दही गुड़ इव, दही और गुड़ के समान, वामिंसम, उनको मिलाने के बाद अच्छी तरीके से उनको मिला दिया। किसको? दही और गुड़ को।
वाम मिम्स, देखो मिम्सम मतलब होता है मिलाना, वाम मिम्सम मतलब बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ऐसा मिला दिया कि अब पुव भावम नेव कारिदुम सक्कम, उसको पुव भावम मतलब अपने पहले भाव में ले जाना, नेव कारिदुम सक्कम ऐसा करना शक्य नहीं है, कि अब ऐसा मिला दिया है और बच्चा जिद करने लग गया मुझे तो गुड़ ही चाहिए, मुझे दही नहीं चाहिए, अब मुझे मेरा गुड़ अलग करके दो, अब नहीं कर सकते। भाई दही एक गिलास में रखा था और ऊपर से दो गुड़ के खड़े उसमें डाल दिए, अब बच्चे ने बोला कि मुझे गुड़ के खड़े वो चाहिए मेरे मेरे, तो हमने वो दही के खड़े जो है उसको निकाल कर दे सकते हैं। क्यों? अभी उसको अच्छे तरीके से नहीं मिलाया था, वो बोलेगा थोड़ा खट्टा लग रहा है तो हम उसको धो के दे सकते हैं, ठीक है ना, पहले जैसा गुड़ तुम्हारा रेडी है। लेकिन दही और गुड़ को इस तरह से दोनों को अंदर डाल दिया और मिक्सी से घुमा दिया, और ऐसे वो एक मेक हो गए, पूर्व भावम अपने पहले भाव को, नेव कारितुम सक्कम अपने पहले भाव को पुनः वो प्राप्त नहीं हो सकते, उनके पहले भाव को पुनः हम नहीं अलग अलग कर सकते, वो अब एक मेक हो गए हैं, एक मेक हो गए हैं। एवं मिश्रीय भावो, ऐसे ही मिश्रित भाव, ऐसे ही मिश्र भाव, ऐसे ही मिश्र परिणाम एक ही काल में जहां पर होते हैं, तो वे सम्मा मिच्छोत्ति नादवो, उसको सम्यक मिथ्यात्व ऐसा नादवो मतलब जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार दही और गुड़ को परस्पर इस तरह से मिलाने पर कि फिर उन दोनों को पृथक पृथक नहीं कर सके, उस मिश्रित द्रव्य का रस मिश्र रूप है, खट्टा है कि मिठा है? नहीं, खट मिठा है। खट्टा कहो नहीं कह सकते, मीठा कहो नहीं कह सकते, कैसा कहेंगे? खट मिठा, खट मिठा होता है। उसी प्रकार मिश्र परिणामों में भी एक ही काल में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ही काल में सम्यक्त्व रूप परिणाम है और एक ही काल में मिथ्यात्व रूप परिणाम भी है। अब इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मिले जुले परिणाम है। क्या कह रहे हैं? युव अर्थात जैसे व्यामिश्रम अर्थात मिलाए हुआ दही और गुड़, सो पृथक भावम कर तुम अर्थात जुदा जुदा भाव करने को नैवम शक्य, वो शक्य ही नहीं है, वो समर्थ नहीं है, अर्थात सम्यक मिथ्यात्व रूप मिला हुआ परिणाम सो केवल सम्यक्त्व भाव से अथवा केवल मिथ्यात्व भाव से जुदा जुदा भाव से स्थापने को समर्थपना नहीं है। इस कारण से सम्यक मिथ्या दृष्टि ऐसा जानना योग्य है। समीचीन और वही मिथ्या, सो सम्यक मिथ्या ऐसी है दृष्टि, अर्थात श्रद्धा जिसकी वह सम्यक दृष्टि। सम्यक भी श्रद्धा है, मिथ्या भी श्रद्धा है। सम्यक्त्व जो पूर्व से मानते आ रहा था मिथ्यात्व या मिथ्या देवों को, उनको देखकर उसके मन में आ रहा है कि नहीं ये सच्चे देव भी सही है, ये जो देव शास्त्र गुरु है वीतरागी ये भी सही है, या फिर वीतरागियों को मानता आ रहा था और अब परिणाम हो रहे कि नहीं जो मिथ्या है जो रागी है वो भी सही है, ऐसे परिणाम जहां पर हुए वह सम्यक मिथ्या दृष्टि है। तो पूर्व में ग्रहण किया गया जो अतत्व श्रद्धान, उसके सर्वथा त्याग बिना उस अतत्व श्रद्धान का भी पूर्ण त्याग नहीं किया, उसी के साथ साथ नए तत्वों का मतलब समीचीन तत्वों का भी श्रद्धान कर लिया, क्योंकि वैसे ही संभवने वाली प्रकृति के उदय रूप कारण का वहां पर सद्भाव है। यहाँ मिश्र गुण स्थान में निमित्त क्या है? सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय, जो कि जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति है। परिणाम कैसे है? मिश्र है। कैसे है? सम्यक भी मिथ्या भी। गुड़ मिश्रित दही का स्वाद, उदाहरण क्या दिया? गुड़ मिश्रित दही का स्वाद ना खट्टा है ना मीठा है, इसलिए वह कैसा है? खट मिठा है। ऐसे परिणाम जहां पर होते हैं वह जीव तीसरे गुण स्थान में है। अभी देखो इसकी विशेषता भी हम समझेंगे।
लेकिन यह जो गुणस्थान है ये अंतर मुहूर्त मात्र का है। देखो, हमारे मन में परिणाम चल रहे हैं, ये तो सही है, अच्छा वो भी सही है, ऐसे परिणाम चल रहे हैं। बहुत सारे जीव क्या करते हैं, जैन दिगंबर वीतरागी मंदिरों का भी अभिषेक कर रहे हैं, वहां से निकले दूसरे किसी मिथ्यात्ववादी मंदिर में भी गए और रागी भगवान का भी अभिषेक कराए, कहो तो उनको कुछ चढ़ाकर आ गए, और ये कह रहे हैं कि हमारा तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, हम दोनों को मानेंगे। नहीं, वह जीव तो प्योर मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक मिथ्यात्व नहीं है। वो तो उसकी क्रिया इधर और उधर दोनों तरफ हो रही है, क्रिया से कुछ नहीं, अंतरंग में तो मिथ्यात्व ही है। सम्यक मिथ्या तो क्या है, मात्र मन में विचार आएगा कि मैंने तो जो पूर्व का त्याग नहीं किया है, अभी तक पूर्व जो मिथ्यात्व या रागी देव थे वो तो मैं मान ही रहा हूं, लेकिन ये भी सम्यक दिख रहे हैं, ये वीतरागी दिख रहे हैं, यही कल्याण करने वाले हैं, ऐसा विचार मन में चल रहा है। जब तक मन में विचार चल रहा है तब तक जीव सम्यक मिथ्यात्वी है, और जैसे उसने क्रिया कर ली वह मिथ्यात्व में चला गया। अब हम कहेंगे वो तो सच्चे देव के पास भी आ रहा है और रागी के पास भी जा रहा है। हाँ, रागी के पास जा रहा है ना, तो मिथ्यात्व का उदय हो गया। भले वो सम्यक्त्व के पास या वीतरागी के पास आकर उधर गया है तो भी मिथ्यात्वी क्यों, जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होगा वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा दूसरे किसी के विषय में असंपृक्ति अनुत्कीर्ति, ना तो उनके संपर्क में आएगा, ना ही उनके गुणों का कथन करेगा, और ना ही मन में उनकी अनुमोदना करेगा। मन वचन काय से कोई भी क्रिया उनके विषय में नहीं होगी। समझ रहे ना? तो ऐसा मन में बिल्कुल मत सोचना कि मैं दोनों जगह पर जा रहा हूं तो मैं तीसरे गुणस्थान वाला हूं। नहीं, तीसरे गुणस्थान का समय इतना नहीं है, वो मात्र विचार वाला है। अभी उसकी जब विशेषता समझेंगे ना तब और भी बहुत सारी बातें हमारे समझ में आएगी। इसलिए यहाँ पर मिले जुले जो परिणाम है वो विचार मात्र है, यूं समझना। ठीक है, एक गाथा और देखेंगे। देखिए 23 नंबर की गाथा, ये तीसरे गुणस्थान का वर्णन पढ़ के फिर इस गुणस्थान की विशेषताओं को हम और समझेंगे। ठीक है, 23 नंबर की गाथा देखिए ग्रंथ में सभी लोग। 23 नंबर की। सो संजमम न गिन्नदी, सो संजमम न गिन्नदी, देश जमम वान बंध दे आऊ, देश जमम वान बंध दे आऊ, सम्मम वामिच्छं वा, सम्मम वामिच्छं वा, परिवज्य मरदिनियमेन, परिवज्य मरदिनियमेन। देखो, तीसरे गुणस्थान से संबंधित आयम्पी गाथा है यह, परीक्षा से संबंधित नहीं कह रहा हूं, तीसरे गुणस्थान से संबंधित। देखो, पिछले वर्ष परीक्षा में भी इस गाथा के विषय में प्रश्न आया था। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, सो संजमम न गिन्नदी, देश जमम वा न बंधदे आउम, सम्मम वा मिच्छम वा, परिवज्य मरदि नियमेन। सो मतलब वह कौन, तृतीय गुणस्थान वर्ती की बात चल रही है। सो वह जीव कौन, तृतीय गुणस्थान वर्ती जीव, संजमम न गिन्नदी, संयमम न गिन्नदी, संयम को ग्रहण नहीं करता है। देशजम अर्थात देश संयम को नहीं, देश जमम वान
और देश संयम को भी वह ग्रहण नहीं करता है। तीसरे गुण स्थान वाला जीव हम ये समझे कि वो संयम को ग्रहण कर सकता है, कभी नहीं। अच्छा, वो देश संयम को ग्रहण करे, हम उनको व्रती माने, नहीं, कभी नहीं। और न बंध दे आउम, और आयु का बंध भी नहीं होता है। तीसरे गुण स्थान में ना संयम है, अर्थात तीसरे गुण स्थान वर्ती जीव ना सकल संयम को ग्रहण करता है, ना देश संयम को ग्रहण करता है, और ना ही तीसरे गुण स्थान में कोई जीव है तो उसके आयु का बंध होता है, कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस गुण स्थान वाला जीव जो है वह मरता भी नहीं है। देखो, तीसरे गुण स्थान में आयु कर्म नहीं बनता, तीसरे गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता, तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता, क्योंकि मरण नहीं तो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि तीसरे गुण स्थान वाला जीव मिले जुले परिणाम वाला है। आयु कर्म बांधेंगे तो कौन सा बांधेंगे? देखो, सम्यक्त्व के साथ तो देवायु का बंध होता है, मिथ्यात्व के साथ तो तीनों ही गतियों का बंध होता है। अब यहाँ पर हम कौन सा बांधेंगे? कोई नहीं। क्यों? यहाँ पे आयु कर्म का बंध है ही नहीं। तीसरे गुण स्थान में किसी जीव का मरण कभी नहीं होता। अगर मरण आया तो क्या होगा? सम्मम वा मिच्छम वा परिवज्य। अगर उस समय तीसरे गुण स्थान वर्ती जीवों का मरण पास में आया, या तो वो सम्यक्त्व में गिरेगा या वो मिथ्यात्व में गिरेगा, नियम से है, ठीक है ना। या तो सम्यक्त्व में जाएगा या फिर मिथ्यात्व में गिरेगा, मतलब परिवज्य, इसमें आकर ही नियमेन ऐसा जो जीव होता है वह नियम से मरण को जो है तो वह प्राप्त नहीं होता है। यदि ऐसे जीव का मरण आता है, हमारे यहाँ की लाइट चली गई है, हाँ, ऐसे जीव का यदि मरण आता है तो ऐसा जीव क्या करेगा? या तो वो सम्यक्त्व में गिरेगा या मिथ्यात्व में गिरेगा, तभी उसका मरण संभव है, ठीक है ना। तो तृतीय गुण स्थान वर्ती जीव सकल संयम व देश संयम को ग्रहण नहीं करता है। तृतीय गुण स्थान में आयु बंद नहीं होता है। तृतीय गुण स्थान में कोई अंतिम मरण मतलब हो रहा है तो या तो सम्यक्त्व में चला जाएगा यदि उसके परिणाम अच्छे बने, या हो सकता है वो चौथे से तीसरे में आया तो सम्यक्त्व को प्राप्त करके ही मरण को प्राप्त होगा, या फिर वह मिथ्यात्व को प्राप्त करके ही मरण को प्राप्त होगा। तो तृतीय गुण स्थान वर्ती जीव सकल संयम व देश संयम को ग्रहण नहीं करता है। न इस गुण स्थान में आयु कर्म का ही बंध होता है। इस गुण स्थान वाला जीव नियम से सम्यक्त्व या मिथ्यात्व रूप परिणामों को प्राप्त करके ही मरण करता है, इस गुण स्थान में मरण नहीं करता। जो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है वह सकल संयम, देश संयम, मरण आदि में ये सब बातें जो है तीसरे गुण स्थान मतलब मिश्र गुण स्थान में संभव नहीं है, ठीक है। जो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है चारों गति संबंधी आयु को नहीं बांधता, मरण काल में नियम से सम्यक मिथ्यात्व परिणाम को छोड़कर असंयत सम्यक दृष्टि पने को अथवा मिथ्या दृष्टि पने को नियम से प्राप्त कर मरता है। तो इस मिश्र गुण स्थान में क्या क्या नियम बने? यहाँ पे सकल संयम, देश संयम नहीं, इस गुण स्थान में आयु बंध नहीं, इस गुण स्थान में मरण नहीं, और इस गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं। मिश्र गुण स्थान से पंचम आदि गुण स्थान में चढ़ना नहीं, और वहां पर आयु बंध मरण भी नहीं होता है, ठीक है। इतना ही आज पढ़ लेते हैं, इसके आगे जो है कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज हमने तीसरे गुण स्थान की व्याख्या पढ़ी कि जहां पर जात्यंतर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से ना सम्यक्त्व रूप परिणाम पूर्ण रूप से ना मिथ्यात्व रूप परिणाम पूर्ण रूप से, बल्कि सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है,
ऐसे परिणाम जैसे दही और गुड़ को इस तरह से मिलाया जाए कि इन दोनों को पुनः अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो दही और गुड़ के मिले हुए स्वभाव की भांति खट मिठे परिणाम हो, ऐसी सम्यक मिथ्यात्व परिणाम हो, उसका नाम तृतीय गुण स्थान है। इस गुण स्थान में ना सकल संयम होता है, ना देश संयम होता है, ना ही आयु का बंध होता है, ना ही मरण होता है, ना ही मारणांतिक समुद्घात होता है। ऐसे तीन गाथाओं के माध्यम से अभी तीसरे गुण स्थान को हमने पढ़ा। अभी और तीसरे गुण स्थान की कुछ बातें हैं जो कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। हाँ श्रीमती, एक मिनट। हाँ अनिता दीदी जी, अनिता दीदी जी पतोड़ी लिखा है, बोलिएगा। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, जाति अंतर प्रकृति समझ में नहीं आई है। देखो, जात्यंतर मतलब जाति सर्वघाती जब उसकी है तो उसने सर्व का ही घात करना चाहिए था। मतलब सम्यक मिथ्यात्व है तो उसने सम्यक्त्व का भी पूर्ण रूप से घात करना चाहिए था और मिथ्यात्व का भी पूर्ण रूप से घात करना चाहिए था। वहां पर ना तो सम्यक्त्व परिणाम होने चाहिए थे, ना मिथ्यात्व परिणाम होने चाहिए थे, क्योंकि जब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है तो पूर्ण रूप से जो मिथ्यात्व होता है, जब सम्यक्त्व रूप परिणामों का उदय होता है तो जो पूर्ण रूप से सम्यक्त्व होता है, क्योंकि वहां मिथ्यात्व का अनुदय है। जहां पर मिथ्यात्व का अनुदय है तो पूर्ण रूप से सम्यक्त्व है। अब जब सम्यक मिथ्यात्व का हमारा उदय चल रहा है तो सम्यक मिथ्यात्व कैसी होती है? सर्वघाती होती है। अब जब सर्वघाती का अनुदय हमने कर दिया, सर्वघाती का अनुदय हमने कर दिया, तो अब वहां पर परिणाम कैसे हो गए? सम्यक्त्व भी हो गए, मिथ्यात्व भी हो गए। तो ये जात्यंतर हो गया, वो जाति को छोड़कर कार्य कर रही है, इसलिए उसको जात्यंतर कहा है। ठीक है दीदी। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्रीमती रज्जोजी जैन, बोलिएगा। हाँ जय जय भैया जी। मैं ये जय कह रही थी जिनेन्द्र। कि उदय की अपेक्षा तो ये प्रकृति देशघाती है, तो सर्वघाती हाँ, किस अपेक्षा से कही जाएगी? क्योंकि ये सर्वघाती कही जाएगी, इसके अनुदय में जो है, इसके अनुदय में पूर्ण रूप से सम्यक मिथ्यात्व नहीं होता है। इस अपेक्षा से जब ये सत्ता में है तो सर्वघाती है, जब उदय में है तो देशघाती है। अच्छा, ठीक है ठीक है जी। जी। अंजलि जी जैन, बोलिएगा। अंजलि दीदी जी। आराधना दीदी जी, बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। सर्वघाती और देशघाती फिर से समझाइए। देखो, देशघाती मतलब जो हमारे गुण का एक देश घात करे, और सर्वघाती मतलब जो हमारे गुण का सर्वघात करे। हमारे अंदर केवल ज्ञान का गुण है, लेकिन केवल ज्ञान के गुण का अंश प्रकट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है। वो जब उदय में रहेगी तो सर्वघाती ही रहेगी। मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण देशघाती है, क्योंकि इसके उदय में जो मति ज्ञान हमारा होता है वह मति ज्ञान अभी पूर्ण है क्या? नहीं, थोड़े मात्र में है। जिस जिस विषय को हम जानते हैं उस संबंधी मति ज्ञान है, उस संबंधी श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान भी क्या पूर्ण होता है कि नहीं? पूर्ण अवधि ज्ञान नहीं होता है, वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए होता है, इसलिए देशघाती है। वह आंशिक हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान कभी भी आंशिक नहीं हो सकता है कि अभी थोड़ा केवल ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि वह सर्वघाती है, वो सर्वघाती। सर्वगुणों का घात करेगी, और देशघाती थोड़े से गुणों का घात करेगी। ठीक है। हाँ ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रश्मि दीदी जी, बोलिए। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया, आप प्रशस्त उपशम और विषय योजना में क्या अंतर है? देखो, प्रशस्त उपशम मतलब होता है जो उनकी अप्रशस्त कर्म, उपशम।
अप्रशस्त उपशम मतलब उसको अन्य रूप उदय में लाना। तो अन्य रूप हाँ जो है वह तो कभी भी हो सकता है, लेकिन विषम योजना जो है, विषम योजना विशेष रूप से जो उपशम श्रेणी है उस उपशम श्रेणी के लिए चढ़ाने के लिए की जाती है। तो उस समय सात। अनंतानुबंधी का द्रव्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजोलन सत्ता में होगा, वो विषम योजना होगी। और उदय में जो होगा वो अप्रशस्त उपशम होगा। उदय में जो परमुख से उदय में आ रही है ना, वो अप्रशस्त उपशम है। लेकिन सत्ता का अनंतानुबंधी का द्रव्य ही प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वह विषम योजना कहलाएगी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया टंकी जी। के अंदर का जो जी। पानी है वह अभी तो हाँ पारदर्शक था, लेकिन उसको ही हमने गुलाबी कर दिया, वो विषम योजना हो गई। और टंकी का हाँ पानी तो पारदर्शक है, लेकिन टूटी में हमने जो थैली बांधी उसमें गुलाबी रंग डाल दिया है, तो वहां से जो पानी गुलाबी बन के आ रहा है वो प्रमुख उदय होकर आ रहा है। सत्ता का पानी तो अभी शुद्ध है, वो यहाँ से प्रमुख से उदय में आ रहा है, वो अप्रशस्त उपशम है। समझे आप? हाँ भैया जी, ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। नेमी चंद्र जी जैन बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये विषय योजना को थोड़ा डिटेल में तो फिर से बता दीजिए। विषय योजना हाँ, शब्द की विषम परिभाषा। योजना को अभी डिटेल में इसलिए नहीं लिया कि जब हम चौथा पांचवा छठवां सातवां गुणस्थान पढ़ेंगे ना, उसको और डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी क्या होगा, जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको थोड़ा विषय वो कठिन हो जाएगा, इसलिए हम उसको लेंगे, एक भी विषय छोड़ेंगे नहीं। अभी जात्यंतर को भी जो है ना, आज की बजाय कल की कक्षा में और आपका क्लियर हो जाएगा सभी का, तो वो थोड़ा थोड़ा विषय हम ले लेंगे। ठीक है भैया? ठीक है।